हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी और सेट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन स्टार्ट किए थे और आपको रिलेशन का परिचय हम बता दिए थे, समझा दिए थे कि रिलेशन क्या होता है और उस पर एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ बेसिक चीज़ें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, कोई मान लीजिए कोई सेट ए दिया है, कोई बी दिया है, तो अगर इसमें हम रिलेशन निकालते हैं तो इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं और उसके बाद ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट आता है उसी को बोलते हैं रिलेशन। और उसका जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में इस टाइप से आता है, ये एक दूसरे से रिलेशन में रहता है। ये सारा चीज़ आपको हम समझाए थे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं नंबर्स ऑफ रिलेशन कि दो गो सेट दिया हुआ है और वो दोनों सेट एक दूसरे से रिलेशन में है, तो उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है और इस सेट के पास n एलिमेंट्स है और एक सेट b है और इसके पास m एलिमेंट्स है, तो इससे जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन की संख्या कितनी होगी, क्या वो रिलेशन बनेगा, ये हमको जानना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि अगर a बराबर मान लिए कि 1 2 है और b बराबर 3 4 है, ठीक है, तो झट से हम इसका a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b कितना हो जाएगा, 1 3 होगा और 1 4 होगा, उसके बाद 2 3 होगा और उसके बाद 2 4 होगा। ठीक है, ये a क्रॉस b निकला है। और a क्रॉस b में अब एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो एलिमेंट की संख्या इसमें है 4। ठीक है, लेकिन रिलेशन कितना है अगर ये पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा। जैसे कि हम तो कह दिए कि a क्रॉस b में एलिमेंट की संख्या 4 है, लेकिन रिलेशन की संख्या कितना है तो कैसे निकालिएगा। तो रिलेशन समझिए, रिलेशन है इसमें क्या, तो इसका हर एक एलिमेंट एक रिलेशन को बता रहा है। a क्रॉस b का हर एक एलिमेंट एक रिलेशन बना सकता है। जैसे ये दोनों भी आपस में एक रिलेशन के साथ जुड़े हैं, उसके बाद ये दोनों भी एक रिलेशन के साथ जुड़े हैं, ये दोनों भी रिलेशन के साथ जुड़े हैं, ये दोनों भी रिलेशन के साथ जुड़े हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद ये दोनों भी किसी न किसी रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये भी जुड़े हुए रिलेशन के साथ, ये भी दोनों भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ये 3 गो हो सकता है एक साथ जुड़े हो सकता है कि ये चारों एक साथ जुड़े, हो सकता है कि ये तीनों एक साथ जुड़े हो। मतलब कहने का मतलब है कि जितना इसका सबसेट बनेगा उतना रिलेशन भी बनेगा। मतलब यहाँ नंबर ऑफ सबसेट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। समझे? इसमें a क्रॉस b का जितना सबसेट है उतना ही इसका रिलेशन भी है। यानी अगर हम लोगों को पता चल जाए कि a क्रॉस b का कै गो सबसेट है, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उसका कितना रिलेशन उसमें पॉसिबल है। तो यहाँ a क्रॉस b का 4 गो सबसेट है तो 4 गो रिलेशन है। लेकिन अगर a क्रॉस b में a में n एलिमेंट है और b में m एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा, तो a क्रॉस b में होगा 2 का पावर, सबसे पहले a क्रॉस b में होगा m इंटू n एलिमेंट। यहाँ पे a के पास 2 था, b के पास 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो a क्रॉस b के पास 4 आया है। उसी तरीके से अगर a के पास n है और b के पास m है, तो m क्रॉस n या n क्रॉस m एलिमेंट होगा a क्रॉस b के पास। ठीक है, लेकिन सबसेट हमको पता करना है। हमको ये नहीं पता करना है कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ये भी पता करना है, लेकिन मेन पर्पस है सबसेट पता करना। काहे कि इसके अंदर जितना सबसेट है उतना रिलेशन है, इसके अंदर जितना एलिमेंट है उतना रिलेशन नहीं है, उससे बहुत ज्यादा रिलेशन है। जितना एलिमेंट है उससे हमको मतलब नहीं है, जितना a क्रॉस b का सबसेट होगा उतना a क्रॉस b का रिलेशन होगा। तो a क्रॉस b का सबसेट पता करने का तरीका है 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ नंबर कितना है, 4 गो एलिमेंट की संख्या है, तो 2 का पावर 4
और अगर एलिमेंट की संख्या m इंटू एन है तो m इंटू एन, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ सबसेट निकल गया, तो इसी के ना बराबर है रिलेशन, तो यानी ये नंबर ऑफ रिलेशन को बताता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 2 का पावर mn, अगर क्या a के पास n एलिमेंट है और b के पास m एलिमेंट है तब, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल बना देते हैं ताकि याद रहे आपको, बाद में ये नोट्स में भी रहे, इसलिए इसको हम एक एग्जाम्पल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इफ a बराबर है इतना, b बराबर है इतना, देन a क्रॉस बराबर b बराबर इतना, तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर नंबर ऑफ रिलेशन, तो बराबर हो जाएगा 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट और बराबर 2 का पावर 4, और दिस इज नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। अगर इफ a बराबर n एलिमेंट्स b बराबर m एलिमेंट्स देन a क्रॉस b बराबर m बाई n एलिमेंट्स, डेट इज, या फिर कह सकते हैं इसीलिए a क्रॉस b बराबर 2 का पावर m इंटू n सबसेट्स और बराबर, चाहे इसीलिए a क्रॉस b बराबर 2 का पावर m इंटू n रिलेशंस, ठीक है। तो अब आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने आ गए कि जैसे कि अगर कोई सेट दिया है, कोई a क्रॉस b का वैल्यू दिया है, तो अगर आपको पता करना है कि उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, रिलेशंस की संख्या कितनी होगी, तो बहुत आसानी से अब आप निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर और समझते हैं कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो जनरली रिलेशन का बहुत सारा टाइप है, तो हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। REF एल छूट रहा है, REFLEXIV रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है एक्चुअली। इसमें क्या होता है एक्चुअली, x बिलोंग्स टू r, दोनों सेम रहते हैं, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू a रहता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई सेट a दिया है, कुछ भी 1 2 3 मान लेते हैं, कोई सेट b दिया है 2 5 मान लेते हैं, और उसके बाद कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस दोनों में निकालिए, इस दोनों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। तो देखिए इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा हम बताते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, और उसके बाद 1 5 हो जाएगा। अच्छा, हम इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, 3 बढ़ा लिए हैं, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 हो जाएगा, उसके बाद होगा 3 2, उसके बाद 3 5, और हो जाएगा 3 3। अब इसमें से हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोगों को निकालने के लिए ये देखना है कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब r जो है वो x से बिलोंग करता है, मतलब दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है,
इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें x और y मतलब दोनों सेम हो, x y के बराबर हो या y x के बराबर हो, दोनों बराबर होगा तो x x या y y लिख सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो 1 2 बराबर है नहीं। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट मिला 2 2, दोनों बराबर है, इसको x x कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 3 है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे रिलेशन हेयर, या फिर यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं r, लेट r इज इक्वल टू एक रिलेशन 2 2 और 3 3, हेयर लिख सकते हैं, हेयर r बराबर 2 2 3 3 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। कहीं भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं, बस इतना याद रखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या, हर एक एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में होता है वो सब इक्वल होना चाहिए। जिसकी ये 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5, जो पेयर बन रहा है उस पेयर में दोनों पेयर इक्वल होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसको ही बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक में कुछ नहीं, इसका उल्टा होता है। जैसे कि सिमेट्रिक कहता है कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। यानी अगर हम इसको रिलेशन के भाषा में लिखें तो कह सकते हैं इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई तो वाई इज रिलेटेड टू भी एक्स होना चाहिए। अगर ये है तो ही ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। यानी इसके भाषा में एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं इसके फेवर में कि एक्स वाई, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, कर रहा है तो रिलेशन है सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग एग्जाम्पल ले कंसीडर करें तो अगर हम लोग माने कि इफ ए इज इक्वल टू कुछ मान ले 1 2 4 और बी इज इक्वल टू 2 3, दो ही एलिमेंट मानते हैं। अच्छा, ऐसा मान के चलते हैं कि सिमेट्रिक हो जाए, या फिर ऐसा कर सकते हैं, हमको ये भी मानने का जरूरत है, हम सीधा एक रिलेशन आपको बता देते हैं। हमको बार बार रिलेशन निकाल कर दिखाने का जरूरत नहीं है, हम चाहे सीधा हम इसको बता सकते हैं कि हाँ ये है। जैसे कि 1 2 है तो यहाँ 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर 3 है 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम कहीं r बराबर दे 1 3 3 1 4 5 5 6 6 7 6 5 5 4 और आपसे पूछे कि ये जो रिलेशन R है, मान ली कि ये R1 है, ये R2 है, तो ये रिलेशन R2 क्या सिमेट्रिक है, तो आप कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि जैसे ये पहला एलिमेंट उठाना है, देखना है कि इसका उल्टा वाला एलिमेंट है कि नहीं इसमें। जैसे यहाँ 1 3 है तो चेक करेंगे कि बाकी एलिमेंट में कहीं 3 1 है, तो यहाँ देखिए 3 1 है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है 4 5, तो देखेंगे 4 5 का उल्टा 5 4 कहीं पे है का, तो यहाँ है, देखिए 4 5 के उल्टा 5 4 यहाँ है, तो ठीक है ये भी है। उसके बाद 5 6 देखेंगे तो 5 6 के उल्टा यहाँ पे 6 5 है, तो ये भी है। उसके बाद आप देखेंगे 6 7 है,
तो 6 7 के उल्टा क्या 7 6 है इसमें, तो इस सेट के अंदर कहीं भी 7 6 नहीं है, यानी इसका भी उल्टा है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है। इसका उल्टा 6 5 का उल्टा 5 6 है ना, 5 4 के उल्टा 4 5 है, लेकिन इस 6 7 के उल्टा 7 6 कहीं पर भी इस सेट में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन जो है ये सामेट्रिक रिलेशन नहीं है। सामेट्रिक रिलेशन होने का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए। जैसे इस सेट के अंदर अगर कहीं रहता एक्स वाई, तो इसी सेट के अंदर होना चाहिए वाई एक्स, तभी ये सामेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर इस सेट के अंदर बहुत सारा एलिमेंट है, अगर उसमें सारे एलिमेंट्स का उल्टा है लेकिन एक का नहीं है, तो भी ये सामेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके अंदर उपस्थित हर एक एलिमेंट का उल्टा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। और उल्टा कहने का सेंस है कि जैसे 1 3 है तो इसका 3 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको सिमेट्रिक रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव RELATION रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि ठीक है एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन आर से, एक्स वाई रिलेशन आर से बिलोंग करता है और वाई जेड भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। तो अगर ये दोनों रिलेशन में आर रिलेशन ये दोनों आर में है, रिलेशन आर के सेट के अंतर्गत ये दोनों है, तो एक और सेट होना चाहिए। एक और सेट क्या होना चाहिए, जैसे कि एक्स वाई और वाई जेड आर से बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यही बात कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है और अगर उसमें एक्स वाई है और वाई जेड है, तो उसी सेट के अंदर एक्स जेड भी कहीं पर होगा, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव बना है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक रिलेशन लें, तो फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले सकते हैं 1 2 2 3 और कितना हो जाएगा 1 3। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 2 रिलेशन के अंदर है एग्जाम्पल आर बराबर 1 2 रिलेशन के अंदर है और 2 3 रिलेशन के अंदर है, तो 1 3 भी रिलेशन के अंदर है, यानी ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होता है, जैसे कि अगर हमको किसी ट्रांजिटिव सेट का एग्जाम्पल खुद से बनाना है, लेना है, तो आर बराबर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे, मान लिए कि यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं और यहाँ 4 लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा ना ये 4 वाला ही होगा, ये 4 से ही स्टार्ट होगा 4। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, आप यहाँ देखिए ना एक्स वाई है और यहाँ वाई जेड है, यानी यहाँ और यहाँ का एलिमेंट सेम है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए, 6 7 8 9 10 कुछ भी लीजिए। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8 ले लेते हैं, 8 ले सकते हैं। अब इसके बाद का जो एलिमेंट लेना है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है। देखिए इसका कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन का, एक्स वाई है वाई जेड है, इस रिलेशन के अंदर है। अगर ये दोनों है तो गारंटी है कि एक्स जेड भी होगा। एक्स जेड मतलब यहाँ एक्स ये वाला और यहाँ जेड। ठीक है, तो यहाँ एक्स जेड क्या होगा, ये एक्स है ये जेड है, यानी यहाँ 2 और 8 होना ही चाहिए, तभी ये क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजिटिव रिलेशन में ये 3 ही एलिमेंट हो सकता है ट्रांजिटिव एलिमेंट में इससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो। जैसे कि आपको एग्जांपल लेकर हम आपको दिखाते हैं, क्या करते हैं कि इस दोनों को रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो 1 2 भी रख देंगे, 2 3 भी रख देंगे, 1 3 भी रख देंगे, उसके बाद ये भी रख देंगे 2 4
4 8 और 2 8। और हाँ, इसमें किसी को हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको वहाँ लिख सकते हैं। हाँ, ये अंदर वाले एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 1 2 है तो 2 1 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको और इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब चेक करते हैं कि ये जो हम लोग का ये R3 रिलेशन है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर एलिमेंट, अगर रिलेशन R के अंदर का एलिमेंट XY है और YZ है तो XZ भी होना चाहिए। तो अगर ये XY है, ये YZ है तो XZ भी है। उसी तरीके से यहाँ XY है, YZ है, XZ है, हो गया। यानी ये कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर इसके अंदर से किसी एक एलिमेंट को हटा देते हैं तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, या फिर अगर किसी एक एलिमेंट को नया जोड़ देते हैं तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर जोड़ना ही है इसमें एलिमेंट तो हम लोग उस एलिमेंट को जोड़ेंगे जो इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई के साथ है। मतलब 3 गो और एलिमेंट को जब भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे 3 के पहरा में इसमें एलिमेंट होना चाहिए। 3 गो और एलिमेंट को हम लोग इसमें जोड़ेंगे और वो तीनों ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, तब जा करके वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर एलिमेंटों की संख्या 3 के पहरा में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस में क्या होता है कि एक ही सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई रिलेशन R है और इसके अंदर का सारा एलिमेंट रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है तो कहेंगे कि जो सेट R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, उसके बाद 1 2 2 1 और 3 4 और 4 3। और एक चीज़ और हमको लेनी पड़ेगी यहाँ पे, इफ या फिर लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, A बराबर 1 2 3 4 है और रिलेशन R बराबर इतना है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये रिलेशन तीनों रिलेशन है, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, सबके लिए इक्वल बिहेव करता है, सब रिलेशन के सबके साथ इसका संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं रिफ्लेक्सिव कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर A बराबर 1 2 3 4 है तो अगर कोई रिलेशन R में इस सब रिलेशन का पेयर है, इस सब रिलेशन का एक, जिसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, इस टाइप से अगर पेयर है तो वो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट का पेयर खुद के साथ अगर है तो वो रिलेशन क्या है? वो रिफ्लेक्सिव है। अगर A बराबर 1 2 3 4 है तो अगर रिलेशन R में ये चारों एलिमेंट है, इसके अलावा और भी कुछ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये 4 चीज होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं
कि वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान से देखिए, इस रिलेशन में सबसे पहले ही ये चारों है, तो कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन आर है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है क्या ये आर। तो ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि रिलेशन आर के अंदर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि इसका सारा एलिमेंट के साथ पेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक ही गो हो, हाँ एक ही गो हो, लेकिन इसका पेयर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक ही गो है तो उसका पेयर होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा वाला पेयर होना चाहिए उस सेट में, उस रिलेशन में, तभी उस रिलेशन को हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हर एक एलिमेंट जो इस रिलेशन में मौजूद है उसका उल्टा होना चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट देखिए 1 1, इसका उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा। अरे 1 1 है तो इसका उल्टा करेंगे भी तो 1 1 ही होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरीके से 2 2 है, 3 3 है, 4 4, यहाँ तक तो देखने का जरूरत ही नहीं है, इसका उल्टा ही ससुरा खुद ही है। लेकिन इधर देखिए 1 2, यानी इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, नहीं तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, इसका उल्टा 2 1 इसके बगल में ही है। उसके बाद 2 1 है तो 2 1 का उल्टा 1 2 बगल में है। उसके बाद 3 4 है तो इसका उल्टा 4 3, और ये 4 3 है तो इसका उल्टा 3 4, यानी हर एक एलिमेंट का उल्टा इस सेट में, इस रिलेशन में मौजूद है, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब हम लोग जांच करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव जांच करने का क्या तरीका है कि अगर रिलेशन में 1 2 और 2 3 मौजूद है तो 1 3 का होना भी जरूरी है। मतलब अगर ये दो पेयर आपस में है, जिसका ये इसका मतलब पहले पेयर का सेकेंड वाला और सेकेंड का फर्स्ट वाला सेम है, तो तीसरा पेयर जिसमें पहले पेयर का फर्स्ट, पहले फर्स्ट का फर्स्ट में, इसका सेकेंड का सेकेंड में आना चाहिए, पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो यहाँ लागू होगा नहीं, ये तो सिमिलर वाला है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। होना क्या चाहिए, जैसे 1 2 है, अब मान लिए 2 3 कहीं पर रहता, अगर ये 1 2 यहाँ पे दिया है और 2 3 भी इस एलिमेंट में रहता, इस रिलेशन में रहता, तो हमको खोजना पड़ता कि 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल इस रिलेशन में 1 2 है, 2 3 है ही नहीं, तो इसको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ हम खोजे कहाँ, यहाँ देखिए गौर से, यहाँ 1 1, उसके बाद यहाँ भी नहीं काम बनेगा, यहाँ 3 4 और 4 3, समझ में आ रहा है, हाँ ये दोनों इक्वल है। जो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है उसमें यही दोनों ना इक्वल रहता है, एक्स वाई और वाई जेड, तब एक्स जेड। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाई वाई है, तो उसी तरीके से यहाँ 4 4 है, तो यानी यहाँ 3 4 है और 4 3 है, तो 3 3 भी होना चाहिए इस सेट के अंदर, ये वाला और ये वाला 3 3 भी होना चाहिए। तो क्या इस रिलेशन के अंदर 3 3 है, ऑलरेडी है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी है। तो चूंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया होगा। तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ में आ गया, ट्रांजिटिव समझ में आ गया, और आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ गया। इसका एग्जांपल दिए, अगर इसका कंडीशन लिखना चाहें तो इसका कह सकते हैं कि तीनों का कंडीशन लिख दीजिए। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन था कि x इज रिलेटेड टू x जहां x बिलोंग्स टू a। उसके बाद सिमेट्री का कंडीशन क्या था,
सिमेट्री का कंडीशन था x बिलोंग्स टू क्या लगा रहे हैं, x इज रिलेटेड टू y। अगर x y से रिलेट कर रहा है तो y रिलेट करेगा x से, ठीक है। और x यहाँ पे क्या है, x जो है a से बिलोंग करेगा और y भी क्या करेगा, a से ही बिलोंग करेगा। कोई सेट a है उसी के अंदर x भी है और y भी है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू a। और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था, तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन z के साथ है तो x का रिलेशन z के साथ भी होगा। और यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड तीनों बिलोंग करता है सेट ए से। तो क्या ये सारा कंडीशन इस सेट में सेटिस्फाई नहीं करता है? एकदम करता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ सेट ए है, ठीक है, इस सेट ए है और इसके बाद देखिए इस कंडीशन को, इस सेट ए के अंदर जो भी एक्स है, इस सारा एलिमेंट एक्स है, तो क्या इस सारा एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं है? देख रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ रिलेशन में, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा कंडीशन है x इज रिलेटेड टू y, x का रिलेशन y के साथ है और तो y का रिलेशन x के साथ है। कोई जरूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन अगर ये है तो ये होना चाहिए। सिमेट्रिक कहता है कि अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि x का रिलेशन y के साथ हो ही, नहीं भी हो सकता, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस रिलेशन में x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का रिलेशन y के साथ है, पहले वाला 1x है और दूसरे वाला 2y है, तो x का रिलेशन y के साथ हो गया, तो यहाँ देखिए y का रिलेशन x के साथ, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा देखिएगा, तीसरा कहता है कि अगर x y से रिलेशन में है, x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसको x मानिए, इसको y मानिए, ठीक है, इसको x मानिए, इसको y मानिए और इसको मानिए z। मतलब यहाँ x और z बराबर है। अगर बराबर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यह इसको x मानते, इसको y मानते, इसको z मानते हैं, तो देखिए इस पैटर्न पर बैठ रहा है। x y से रिलेशन में है और y ये y है और y z से रिलेशन में है, तो देखिएगा x और z का भी रिलेशन होना चाहिए, x भी z के साथ रिलेशन में होना चाहिए, जो यहाँ है x z के साथ रिलेशन में है। यानी कह सकते हैं कि ये r जो है रिलेशन वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये रिलेशन r तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन r जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे।